साथियों, आप सभी का विजय नाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य को अभी हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसके संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम लोग यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यह चीज़ याद रखिएगा कि यह टॉपिक जो है वह आपका जीएस का प्रश्न पत्र नंबर 3 जिसके तहत है संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन। इस जो शीर्षक से जो टॉपिक है उसमें उसके तहत यह कवर हो जाएगा। अब संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में असम सरकार द्वारा देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। मतलब अब इसको एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जो सामान्य जानकारी है उसको देख लेते हैं। तो इस वन्यजीव अभयारण्य को जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है तथा यह अभयारण्य जो है देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है। अब यहाँ पर एक तथ्य याद रखिएगा कि चूंकि यह देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है, मतलब यहाँ पर हाथियों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम भी चलाया जाता है। तो हाथियों के संरक्षण से संबंधित एक कार्यक्रम है जिसको हिंदी में कहते हैं हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम, या इंग्लिश में कहते हैं मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, जिसको आप लोग शॉर्ट में माइक के नाम से जानते हैं। तो इस माइक के तहत जो है यह देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व भी आता है। तो भारत में जो माइक स्थल हैं उनमें असम के 2 स्थलों को शामिल किया गया है। एक आपका चिरांग रिपू वन्यजीव अभयारण्य है और दूसरा देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य। ये दोनों ही असम में हैं और ये दोनों ही इस माइक कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तथा माइक के बारे में एक तथ्य और याद रखिएगा कि जो साइट्स है, साइट्स के दलीय सम्मेलन अर्थात जो कॉप होता है, ठीक है, तो उसके द्वारा यह कार्यक्रम दक्षिण एशिया के देशों में 2003 में शुरू किया गया था। अब हम लोग फिर से अपने कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो यह जो देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य यह असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है और 111.19 वर्ग किलोमीटर वर्षा वन क्षेत्र को यह कवर करता है। और इस वन्य जीव अभयारण्य को जून 2004 को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। और इस अभयारण्य में 47 स्तनपायी, 47 सरीसृप और 310 तितली प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा देहिंग पटकई जो है यह भारत में उष्णकटिबंधीय तराई वर्षा वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और देहिंग जो है इस जंगल से होकर के या इस अभयारण्य से होकर के बहने वाली नदी का नाम है और इसी नदी के नाम पर इसका नाम जो है देहिंग वन्यजीव अभयारण्य पड़ा है। और यह अभयारण्य जो है पटकई पहाड़ी की तली में स्थित है। तो इसीलिए इसका पूरा नाम क्या है, देहिंग पटकई। तो देहिंग क्या है, नदी है, और पटकई जो है ये पहाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में अर्थात नेशनल पार्क के बारे में। तो भारतीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क वह संरक्षित क्षेत्र होता है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी अभयारण्य के अंतर्गत अथवा बाहर, अभयारण्य के बाहर के किसी क्षेत्र को पारिस्थितिकी, पशु पक्षी, वनस्पति, भू आकृति अथवा जैव संरचना के महत्व, संरक्षण तथा प्रसार के उद्देश्य से संरक्षित घोषित किया जाता है या घोषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा या किसी वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बनाना है तो यह घोषणा किसके द्वारा की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आयुषियन के अंतर्गत श्रेणी 2 में सूचीबद्ध संरक्षित क्षेत्र हैं अर्थात प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आते हैं। और भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे वर्तमान में या बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम दिया गया। और यह कहाँ पर स्थित, यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। तथा यह भी याद रखिए कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इससे होकर के रामगंगा नदी गुजरती है। यह एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होकर के कौन सी नदी गुजरती है, तो याद रखिएगा रामगंगा नदी गुजरती है। अब हम लोग कुछ अन्य चीज़ों को भी यहाँ पर देख लें इससे संबंधित। तो एक चीज़ हमें जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं इन तीनों में मूलभूत अंतर क्या होते हैं। तो इन मूलभूत अंतरों को एक बार हम लोग देख लें जिससे यदि परीक्षा में प्रश्न बने तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं।
तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार के अधिवास अर्थात हैबिटेट और मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। यहाँ तक कि जानवरों को चराने या जंगली उत्पादों को, जो फॉरेस्ट के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको इकट्ठा करने, जैसे लकड़ी हो गया या फल हो गया, उनको इकट्ठा करने की भी मंजूरी नहीं होती है। मतलब ये सारे कार्य भी यहाँ पर प्रतिबंधित होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यानों का जो गठन है वो विशेष प्रकार की शरणस्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है। अर्थात इस विशेष शरणस्थली क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। मतलब राष्ट्रीय उद्यान है तो वहाँ पर जो भी जीव होंगे उनका समान रूप से संरक्षण किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं वन्य जीव अभयारण्य की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो यहाँ क्या है, यहाँ जानवरों को चराने या लकड़ी आदि इकट्ठा करने की अनुमति तो होती है, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर मनुष्यों का बसना प्रतिबंधित होता है। तो इस प्रकार से अपवाद स्वरूप यहाँ पर मनुष्यों को बसना अलाउ होता है, परंतु सामान्यतः यहाँ पर मनुष्यों का बसना प्रतिबंधित होता है, परंतु उसके साथ ही यहाँ पर जानवरों को चराने या लकड़ी आदि, मतलब जो एक प्रकार से जो उत्पाद होते हैं उसको इकट्ठा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। और आपके वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटन की भी अनुमति होती है। इसके अलावा वन्यजीव अभयारण्यों का गठन जो है किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। मतलब पूरे जो भी वहाँ पाए जाते हैं, जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, सबका समान रूप से संरक्षण नहीं किया जाता, बल्कि कुछ एक प्रजाति का या कुछ विशेष प्रजातियों का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा कि वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो ये दोनों की घोषणा राज्य सरकार केवल आदेश या निर्देश देकर कर सकती है। इसके लिए किसी नियम कानून बनाने की जरूरत नहीं होती है। जबकि सीमा में परिवर्तन करना होगा तो इसके लिए राज्य विधानमंडल को एक संकल्प अर्थात रेजुलेशन पारित करना होता है। इसके माध्यम से सीमा में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसके अलावा एक अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब अभ्यारण्य जो है अपग्रेड होकर के राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, परंतु एक राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा सकता है। तो यह फैक्ट याद रखिएगा। अब जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र होते हैं इसमें क्या होते हैं, तो इसके बाहरी क्षेत्र अर्थात जो आउटर जोन होते हैं, आउटर जोन में मनुष्यों को बसने और परंपरागत कार्यों को करने की अनुमति यहाँ पर होती है, जैसे पशुओं को चराने की या जो उत्पाद हैं उनको कलेक्ट करने की। तो जो भी इनके परंपरागत कार्य हैं उनको करने की यहाँ अनुमति होती है, केवल बाहरी क्षेत्र में, आउटर जोन में। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि असम, चूँकि अभी जो है दिहांग पटकाई को अभी हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, इसके पहले भी असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान रहे हैं। तो इन 5 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम याद रखिएगा। और एक और जुड़ गया है, तो अब यहाँ पर कितने हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। तो डिब्रू सखोबा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो इनके नाम याद रखिएगा, कई बार मैच करने के लिए पूछ लेता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे बाढ़ प्रतिरोधी धान या फ्लड रेजिस्टेंट पैडी के संबंध में। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में असम के गोलाघाट जिले के किसानों ने धान की खेती करने के लिए पारंपरिक किस्मों के बजाय नई बाढ़ प्रतिरोधी धान की किस्मों का उपयोग करना शुरू किया है। क्योंकि एक कारण यह भी कि यहाँ पर जो है अधिकांश जो खेती वाली ज़मीन है वो बाढ़ प्रभावित रहती है, तथा बाढ़ प्रतिरोधी धान की प्रजातियों का जो उपयोग है वो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम क्षेत्र के लगभग 60% किसानों द्वारा किया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका यही है। और कौन सी प्रजातियों का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें मैंने रंजित सबवन, स्वर्ण सबवन और बहादुर सबवन। तो यदि आ जाए कि रंजित सबवन, स्वर्ण सबवन एवं बहादुर सबवन यह क्या है, तो यह धान की बाढ़ प्रतिरोधी प्रजातियाँ हैं। तथा असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसान जो हैं वर्ष 2009 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR और मनीला फिलीपींस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित जल प्रतिरोधी धान की प्रजाति स्वर्ण सबवन की बुआई कर रहे हैं। और यहाँ पर एक फैक्ट याद रखिएगा कि ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ है, तो फिलीपींस के
मनीला में स्थित है और इसका एक जो है क्षेत्रीय कार्यालय भारत में स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? बनारस में किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि जो बाढ़ प्रतिरोधी धान हैं इनकी प्रजातियों के लाभ क्या हैं? तो पहला लाभ तो है कि नई चावल की जो किस्में हैं अर्थात जो बाढ़ प्रतिरोधी धान की किस्में हैं ये 2 सप्ताह तक जलमग्नता के बावजूद पुनः पनपने की क्षमता होती है। मतलब ये 2 सप्ताह तक पानी में यदि डूबे रहते हैं तो भी ये खराब नहीं होते हैं और ये भारी बाढ़ में भी क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं। जबकि जो पारंपरिक किस्में होती हैं वो भारी बाढ़ में क्या हो जाती हैं? वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो क्षतिग्रस्त होती हैं। तथा इन प्रजातियों में औसतन 5 टन प्रति हेक्टेयर तक की उपज की क्षमता भी होती है। मतलब इनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है। इसके अलावा चावल की ये किस्में जो है बाढ़ से होने वाली फसल हानि को काफ़ी हद तक कम कर सकने में मददगार साबित होंगी। अब थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में, ICAR के बारे में। तो यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग हेतु ICAR जो है एक स्वायत्तशासी संस्था है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। तथा इसकी स्थापना कैसे होती है? तो इसकी स्थापना के लिए कृषि पर एक कमेटी गठित की गई थी अंग्रेजों के समय में जिसका नाम था रॉयल कमीशन। तो इसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अनुसरण करते हुए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसका पंजीकरण किया गया और इसकी स्थापना कब होती है? 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना की जाती है। और पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। तथा यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान NRRI नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यदि पूछा जाए कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा यह आपका उड़ीसा के कटक में स्थित है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं तांगम। तो तांगम जो है यह एक जनजाति है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो हुआ क्या है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक पुस्तक जिसका शीर्षक है तांगम्स एंड एथनो लिंग्विस्टिक स्टडीज ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये इस पुस्तक को इन्होंने जारी किया है। अब यह पुस्तक बताती क्या है? तो यह पुस्तक तांगम समुदाय की भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगी। जो तांगम समुदाय है अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में 253 वक्ताओं अर्थात तांगम भाषा का प्रयोग करने वालों के रूप में केंद्रित एक समुदाय है। मतलब काफ़ी छोटा समुदाय है और भाषा की हानि जो होती है वो सांस्कृतिक क्षरण अर्थात कल्चरल इरोजन का सबसे बड़ा कारण होता है। तो इसी वजह से जो तांगम समुदाय है यहाँ पर इन समुदाय की जो भाषा उसकी हानि हुई है और वर्तमान में तांगम समुदाय में सिर्फ 253 लोग ही हैं जो तांगम भाषा का प्रयोग करते हैं। अब तांगम के बारे में कुछ अन्य जानकारी देखें तो तांगम अरुणाचल प्रदेश की एक बड़ी आदि जनजाति, मतलब एक जनजाति इसका नाम है आदि जनजाति, इसके भीतर एक अल्पज्ञात समुदाय है और ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के पेंडेम सर्किल में कुंगिंग के आवास या हैमलेट ऑफ कुंगिंग में रहते हैं और इनके द्वारा जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या है? तांगम भाषा। तो तांगम भाषा के बारे में बात करें तो यूनेस्को के वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज 2009 के अनुसार तांगम जो है एक मौखिक भाषा है। मतलब इसकी कोई लिखने की शैली नहीं है। तांगम एक मौखिक भाषा है जो तिब्बती वर्मन भाषा परिवार के तहत तानी समूह या तानी ग्रुप से संबंधित है। तो यहाँ पर एक फैक्ट के रूप में चीज़ याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज जो किसके द्वारा तैयार किया जाता है तो यह यूनेस्को के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा ये जो भाषा है इसे यूनेस्को के वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज में गंभीर रूप से लुप्तप्राय अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तथा अरुणाचल प्रदेश की अन्य भाषाओं की बात करें या भाषाओं की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की भाषाओं को चीनी तिब्बती भाषाई परिवार और विशेष रूप से भाषाओं के तिब्बती वर्मन एवं ताई समूह के तहत जैसे कि लोलो, वर्मिस, बोधिक, हरीश और ताई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। श्रम मंत्रालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी पर मसौदा अधिसूचना जारी की गई है। तो यह जो आपका टॉपिक है यह आपके GS के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत एक टॉपिक दिया गया है जिसमें है केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन तथा इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थाएं एवं निकाय। तो यह जो टॉपिक है या जो यह शीर्षक दिया गया है, इसके अंतर्गत यह जो हमारा टॉपिक है यह कवर हो जाएगा। तो पहले संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा वेतन संहिता अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन हेतु मसौदा नियमों को प्रकाशित किया गया है। अब यदि इसके प्रमुख बिंदु की बात करें तो इसके अनुसार, इस मसौदा नियम के अनुसार मंत्रालय ने न्यूनतम मजदूरी तथा अन्य लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता के लिए 9 घंटों की बजाय 8 घंटे काम करना आवश्यक कर दिया गया है। पूर्व जो पहले का ड्राफ्ट था उसमें उल्लिखित था कि 9 घंटों में 1 घंटे का आराम सम्मिलित किया गया था। अब क्या कर दिया गया, अब 8 घंटों के कार्य से अलग ये जो 1 घंटे का आराम है, इसको 8 घंटों के कार्य से अलग उल्लिखित किया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा वेतन संहिता अधिनियम जो 2019 है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वेतन संहिता अधिनियम 2019 में पूर्व के 4 अधिनियमों को समाहित किया गया है। अब ये 4 अधिनियम कौन कौन से समाहित किए गए हैं उनके नाम याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से अधिनियमों को वेतन संहिता अधिनियम 2019 में समाहित किया गया है। तो इसमें पहला है मजदूरी भुगतान कानून अधिनियम 1936 या इंग्लिश में कहें तो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। दूसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 या मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। तीसरा है बोनस भुगतान कानून 1965, इंग्लिश में कहेंगे तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। और चौथा है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 या इंग्लिश में कहें तो इक्वल रेमिटेंस एक्ट 1976 को इसमें समाहित किया गया। तो ये 4 जो पहले के अधिनियम थे उसको इस वेतन संहिता अधिनियम 2019 में समाहित किया गया है। तथा इसके अलावा वेतन संहिता अधिनियम जो है यह पूरे देश में एक समान वेतन एवं उसका सभी कर्मचारियों को समय पर भुगतान किए जाने का प्रावधान करता है। और इस वेतन संहिता अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कामगार के लिए जीवन निर्वाह का अधिकार सुनिश्चित किया गया है तथा इसके तहत वर्तमान में 40% कार्यबल को प्राप्त न्यूनतम मजदूरी का विधायी संरक्षण जो है वो 100% कार्यबल तक विस्तृत किया जाएगा। मतलब जो अभी तक क्या था कि ये जो न्यूनतम मजदूरी का जो विधायी संरक्षण था वो वर्तमान में 40% कार्यबल या वो जो वर्क फोर्स थे इनको ही प्राप्त था। अब यह जो 40% का आंकड़ा है इसको कितना किया जाएगा, 100%, मतलब सभी को इसके तहत कवर किया जाएगा। और इस अधिनियम के मुताबिक हर 5 साल या उससे कम वक्त में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा त्रिपक्षीय समिति के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा और पुनर्निर्धारण किया जाएगा। तो त्रिपक्षीय समिति, तो इसमें 3 पक्ष होंगे, एक सरकार होगी, एक आपका नियोक्ता होगा और दूसरा जो मजदूर होंगे या जो कर्मचारी वर्ग होगा। इसके अलावा मजदूरी में वेतन, भत्ता तथा अन्य घटकों को सम्मिलित किया जाएगा। इसमें कर्मचारियों के लिए देय बोनस अथवा यात्रा भत्ता सम्मिलित नहीं होता है। इसके अलावा मजदूरी की न्यूनतम दर तय करते समय केंद्र सरकार जो है वो संबंधित भौगोलिक क्षेत्र को 3 श्रेणियों, महानगरीय क्षेत्र, गैर महानगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित करेगी तथा केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी जो मिनिमम वेजेज है वो मानक मजदूरी तथा फ्लोर वेज से अधिक होनी चाहिए। मतलब मानक मजदूरी से कम किसी भी दशा में नहीं हो सकती है। और इसके अलावा इस अधिनियम के तहत नियोक्ता जो है वो अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं कर सकता तथा न्यूनतम मजदूरी की राशि मुख्य तौर पर क्षेत्र और कुशलता के आधार पर काम के घंटे अथवा उत्पादन मात्रा को देखते हुए तय की जाएगी। अब मजदूरी का भुगतान कैसे होगा, तो मजदूरी के भुगतान में जो वेतन का भुगतान होगा ये सिक्के के रूप में किया जा सकता है, करेंसी नोट के रूप में हो सकता है, चेक द्वारा हो सकता है, बैंक खातों में जमा करके या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। तथा जो वेतन अवधि होगी, मतलब कितने दिनों पर वेतन दिया जाएगा, यह नियोक्ता द्वारा तय किया जाएगा कि वह दैनिक रूप से देता है या साप्ताहिक रूप में देगा या पाक्षिक अर्थात 15 दिन पर या मासिक रूप से या प्रत्येक 1 मंथ पे देगा। तो यह नियोक्ता के द्वारा तय किया जाएगा। इसके अलावा इस अधिनियम में एक सलाहकार बोर्ड की भी बात की गई है। तो केंद्र और राज्य सरकारें सलाहकार बोर्ड का गठन करेंगी और जो केंद्रीय मतलब केंद्र सरकार के द्वारा गठन किया जाएगा उसको केंद्रीय सलाहकार बोर्ड कहेंगे। और इस केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में कई लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। तो किसको सम्मिलित किया जाएगा,
तो इसमें 4 लोग मेन सम्मिलित होंगे, एक तो नियोक्ता, दूसरा कर्मचारी, तो इनकी संख्या नियोक्ता के बराबर होगी इस सलाहकार बोर्ड में। तीसरा कोई एक स्वतंत्र व्यक्ति शामिल किया जाएगा, और चौथा राज्य सरकारों के 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा जो राज्य सलाहकार बोर्ड होगा इसमें नियोक्ता, कर्मचारी और स्वतंत्र व्यक्ति सम्मिलित होंगे। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य बोर्डों के कुल सदस्यों में से 1/3 महिलाएं होंगी, मतलब सदस्य के रूप में 1/3 महिलाएं होंगी। तो यह पॉइंट भी याद रखिएगा। और यह बोर्ड करेगा क्या, तो यह बोर्ड संबंधित सरकारों को, मतलब जो केंद्रीय बोर्ड होगा वो केंद्र सरकार को, और जो राज्य बोर्ड होगा वो राज्य सरकार को, तो संबंधित सरकारों को न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने से संबंधित विषयों पर सलाह देने का कार्य करेगा। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं ओफियोशोर डायसेप्स सिनेंसिस। तो यह जो है इसे हिमालयन बियाग्रा के रूप में भी जाना जाता है, और यह विश्व का सबसे महंगा कुकुरमुत्ता, या इसको इंग्लिश में कुकुरमुत्ता क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं, या इसको कवक कहते हैं। तो यह सबसे महंगा फंगस या कवक है, और इसे आयुष्यन की संकटग्रस्त प्रजातियों अर्थात इंडेंजर्ड जो श्रेणी है उसके, मतलब आयुष्यन की जो रेड लिस्ट है उसके तहत इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। और इस कवक को उत्तराखंड में केड़ा जैदी के रूप में भी जाना जाता है, और इसकी आकृति जो होती है वो इल्ली जैसी, या इंग्लिश में कहें कैटरपिलर जैसी होती है। तो इसको आप फिगर में देख सकते हैं। तो इसकी जो संरचना होती है या दिखने में जो लगता है ये इल्ली जैसी या कैटरपिलर जैसी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा यह हिमालय और तिब्बती पठार के लिए स्थानिक है, मतलब यहाँ पर मेनली मुख्य रूप से पाई जाती है, और चीन, भूटान, नेपाल और भारत में भी यह पाई जाती है। इसके अलावा भारत में बात करें तो भारत में मुख्य रूप से उत्तराखंड में पिथौरागढ़ और चमोली जैसे जिलों के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बांग्लादेश के लिए भारत से विशेष पार्सल ट्रेन का संचालन प्रारंभ किया गया है। तो इसके बारे में बात करें तो भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से परे बांग्लादेश के बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले के रेड्डीपलेम से सूखी मिर्च की ढुलाई के लिए एक विशेष मालगाड़ी को शुरू किया है। तो याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक, बांग्लादेश के बेनापोल के लिए कहाँ से जाएगी, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेड्डीपलेम से। तो यह स्थान याद रखिएगा, स्थान महत्वपूर्ण है। यह सीधे पूछ सकता है कि भारत ने अभी किस देश के लिए एक विशेष पार्सल ट्रेन को संचालित करने का कार्य किया है, तो बांग्लादेश के लिए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के गुंटूर और इसके आसपास के इलाके जो हैं वो मिर्च की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और ये मिर्च की खेती जो यहाँ पे जो मिर्च होता है ये अपने स्वाद और ब्रांड में विशेषता के लिए इस कृषि उपज की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। और गुंटूर सनम है, यह मिर्च की यहाँ पर होने वाली मिर्च की एक प्रजाति है या किस्म है। इस गुंटूर सनम मिर्च की प्रजाति या किस्म को भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग या दर्जा प्रदान किया गया है। आगे बात कर लेते हैं रोको टोको अभियान के संबंध में। तो यह जो रोको टोको कैंपेन है यह कोविड-19 संक्रमण को सीमित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान की शुरुआत की। तो याद रखिएगा यह अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब इसमें होगा क्या, तो यह अभियान मुख्य रूप से उन लोगों के लिए संचालित किया जा रहा है जो घर से बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है। तो इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा कि राज्य के चयनित स्वैच्छिक संगठन उन लोगों को मास्क प्रदान करेंगे जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं, और उन लोगों से इस संबंध में प्रति मास्क 20 रुपये का शुल्क भी वसूला जाएगा। इसके अलावा जो भी चयनित संगठन है जो इस प्रकार का कार्य करेंगे उनको जीवन शक्ति योजना के तहत बनाए गए 100 मास्क प्रदान किए जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद, जो शॉर्ट में हम लोग कहते हैं TIFAC, इंग्लिश में टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल। तो यह जो संस्था है यह वर्तमान में चर्चा में क्यों आया था, चर्चा में इसलिए आया था कि इसके जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक स्ट्रेटजी तैयार की है कि कैसे कोविड-19 की जो लॉकडाउन प्रक्रिया है इसके बाद जो भारतीय इकोनॉमी है इसको किस प्रकार से इसमें ग्रोथ लाया जा सकता है, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी तैयार की, इसलिए यह चर्चा में आया था। तो इस संस्था के बारे में बात करें तो TIFAC
जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत वर्ष 1988 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति करना, प्रौद्योगिकी प्रक्षेप पथों अर्थात टेक्नोलॉजी ट्रेजेक्टरी का आकलन करना और राष्ट्रीय महत्व के चुनिंदा क्षेत्रों में नेटवर्क अभिक्रियाओं द्वारा नवाचार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य है। तथा इसके अलावा TIFAC को इसकी बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर प्रशिक्षण योजना जिसका नाम है किरण IPR के लिए इसे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार या नारी शक्ति पुरस्कार 2015 से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोग ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।